डिफरेंशिएशन क्या होता है, और चेन रूल जो डिफरेंशिएट करने का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। एक फंक्शन को एक पॉइंट ए पर हम कंटिन्यूअस जब बोलते हैं, जब उसकी x टेंड्स टू a पर लिमिट जो है वो f a के बराबर होती है। प्रोडक्ट रूल को लिखने का हमारा एक और तरीका क्या होता है, प्रोडक्ट रूल को हम कुछ ऐसा लिखते हैं, d बाय dx u इंटू v। सबसे पहला फॉर्मूला जो है वो फॉर्मूला नहीं है, उसको हम बोल सकते हैं टेक्निक है लिमिट निकालने की। x की पावर n वाला फॉर्मूला जब वैलिड होता है जब ये कांस्टेंट हो, कांस्टेंट यानी नंबर 1 2 3 4। हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ एनसीईआरटी वाला। हम लोग माइंड मैप सीरीज में आज पढ़ने वाले हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, है ना, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ये है आपका चैप्टर नंबर 5 एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसका नेक्स्ट चैप्टर वो भी इस चैप्टर पे बेस्ड है, उसका अगला चैप्टर वो भी इस चैप्टर पर बेस्ड है, उसके अगले का अगला चैप्टर वो भी इस चैप्टर पर बेस्ड है। बेसिकली डिफरेंशिएशन आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मल्टीपल चैप्टर्स जो हैं वो डिफरेंशिएशन की हेल्प से ही समझ में आ सकते हैं। मैंने पहले भी बोला है, डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस सेपरेट कर दो, कैलकुलस पूरा कनेक्टिविटी में होना चाहिए, क्योंकि कैलकुलस पूरा एक दूसरे में ऐसे ना उलझा हुआ है, तो एक चीज नहीं समझ में आई, आगे बढ़ गए तुम, वो चीज बाद में जाके इरिटेट करने वाली है। बेटर है कि हम साथ साथ पूरा अच्छे से पढ़ें इसको। अब डिफरेंशिएशन का अगर एक ब्रॉड माइंड मैप आपको बनाना हो तो डिफरेंशिएशन और कंटिन्यूटी जो है वो इन 5 टॉपिक्स में खत्म हो जाएगा। पहला है, आप कंटिन्यूटी समझोगे। कंटिन्यूटी क्या होता है? बेसिकली आप कंटिन्यूटी से एक सिंपल सा क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो अगर आपने प्रैक्टिस करी है, सिर्फ फर्स्ट एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करी है, तो आपसे हो जाएगा। फिर आप सीखोगे डिफरेंशिएशन एंड चेन रूल, है ना, डिफरेंशिएशन क्या होता है, और चेन रूल जो डिफरेंशिएट करने का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। और फिर आपको अलग अलग फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कैसे करना है ये सीखना रहेगा, जैसे कि इम्प्लिसिट फंक्शंस का कैसे करना है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कैसे करना है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को कैसे करना है, ठीक है, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, है ना, हायर ऑर्डर भी बोल सकते हैं, अभी हम सेकेंड ऑर्डर बोल दे रहे हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे करना है। बेसिकली ये क्वेश्चन जो चैप्टर है ये प्रैक्टिस के ऊपर ज्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि इसमें आप मेथड सीख रहे हो, आप कंसेप्ट से ज्यादा, आपको कंसेप्ट पता है डिफरेंशिएशन का क्या होता है, आप उससे ज्यादा डिफरेंशिएशन करने की अलग अलग टेक्निक सीख रहे हो, और वो जरूरी है। इसलिए मैंने बोला था इसका अगला चैप्टर और अगले का अगला चैप्टर, क्योंकि इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन बहुत फ्रीक्वेंटली करना रहेगा, जहां सब्स्टिट्यूशन लगाओगे वहां डिफरेंशिएशन करना रहेगा। इसीलिए हम उन टेक्निक्स को मास्टर करने की कोशिश करते हैं, ताकि आज के बाद कोई भी फंक्शन आ जाए कि इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो हम इजीएस्ट पॉसिबल वे में उसका डिफरेंशिएशन कर पाए। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं ये कंटिन्यूटी आखिर क्या होता है ना। कंटिन्यूटी का मतलब क्या है? बेसिकली कोई भी फंक्शन को कंटिन्यूअस जब किया बोला जाता है ना, अ फंक्शन fx is said to be continuous if limit x tends to a fx is equals to f a। किसी फंक्शन को आप कंटिन्यूअस कब बोलोगे? किसी फंक्शन को आप कंटिन्यूअस कब बोलोगे, कब कहेंगे कंटिन्यूअस? तो एक फंक्शन को एक पॉइंट ए पर हम कंटिन्यूअस जब बोलते हैं जब उसकी x टेंड्स टू a पर लिमिट जो है वो f a के बराबर होती है ना। मैथ्स की भाषा में हम बोल देते हैं कि अगर आप किसी फंक्शन का ग्राफ बना रहे हो, जैसे sin x का, और ग्राफ बनाते वक्त पेन नहीं उठाना पड़े, ठीक है, तुम बोलोगे मैम यहाँ तो पेन उठा लिया आपने, लेकिन ऐसा समझो कि ये तो इन्फिनिटी तक चल रहा है ना, वो मैंने बता दिया, अब मैं इन्फिनिटी तक थोड़ी ग्राफ बनाती जाऊंगी। तो बेसिकली अगर आप किसी फंक्शन का ग्राफ बना रहे हो और ग्राफ बनाते वक्त पेन नहीं उठाना पड़े, यानी बीच में कहीं ग्राफ रुक नहीं रहा हो, तो वो फंक्शन हो जाएगा कंटिन्यूअस।
वो फंक्शन हो जाएगा कंटिन्यूअस। जैसे कि अगर तुम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ बनाते हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ, तो वो कुछ ऐसा बनता है, यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां। तो देखो बार बार पेन उठाना पड़ रहा है, जहां जहां पेन उठाना पड़ रहा है वहां वहां हम बोल देंगे इट इज डिसकंटिन्यूअस, इट इज डिसकंटिन्यूअस, जहां भी पेन उठाना पड़ गया। उसको एल्जेब्रिकली चेक कैसे करते हैं मैम? लिमिट से करते हैं, है ना। किसी फंक्शन की लिमिट, लिमिट यानी राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, अगर फंक्शन की वैल्यू के बराबर आ गई, है ना, इसको ऐसा बोल सकते हो कि जैसे ये पॉइंट है, एक जो भी हमने ग्राफ बनाया, ये पॉइंट है, इस ए पॉइंट पर कोई बोलेगा फंक्शन की वैल्यू क्या है, तो तुम बोल दोगे मैम एफ ए है। भाई फंक्शन में एक्स की जगह ए डालो तो ए पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू मिल जाती है। अब अगर इस ए पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो इसके जस्ट थोड़ा सा आगे कोई पॉइंट लिया, थोड़ा सा आगे यानी ए प्लस एच। एच क्या है मैम? एच एक कितना छोटा सा नंबर है, मतलब मान लो एकदम 0.0000000000000000001, तो ए से थोड़ा भी राइट गए तो फंक्शन भी थोड़ा सा ही आगे पीछे होना चाहिए। यानी भाई देखो, ऐसा तुम दूसरे सब्जेक्ट्स में तो बहुत करते हो, मैथ्स में हम लोग वैसे ऐसा बहुत कम करते हैं, लेकिन एक बात बताओ, बहुत ही मजबूरी के केस में तुम बोल सकते हो ना कि 1 और 1.000000000000000000001 एक्चुअली में एक ही चीज लिखी हुई है। मैम इतना छोटा सा डिफरेंस है कि वो काउंट ही नहीं होगा। तो अगर x में छोटा सा डिफरेंस किया तो y में भी अगर छोटा सा ही डिफरेंस हो, x में छोटा सा डिफरेंस किया तो y में भी अगर छोटा सा ही डिफरेंस हो तो ग्राफ लगातार बन जाएगा, है ना। अब मान लो तुमने बोला मैम x में छोटा सा डिफरेंस किया और y यहां से यहां जंप कर गया, तो फिर ग्राफ कंटिन्यूअस नहीं बन सकता, फिर ग्राफ कंटिन्यूअस नहीं बन सकता। आई बात समझ में? जैसे ही जंप करा तो फिर तुमको पेन उठा के नीचे लाना पड़ेगा, थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हो तो बहुत नीचे जाना पड़ेगा, है ना। ऐसे ही x में जरूरी नहीं आगे जाओ, पीछे जाओ, अगर a माइनस एच पर भी देखो तो बहुत थोड़ा सा पीछे होना चाहिए, y थोड़ा सा कम होना चाहिए, है ना। तो कंटिन्यूटी के लिए लिमिट एग्जिस्ट करना क्यों जरूरी समझ में आया? ये a प्लस एच हम क्या करते हैं, a से थोड़े आगे वाले नंबर पर लिमिट देखते हैं, और a माइनस एच यानी a से थोड़े पीछे वाले नंबर पर लिमिट देखते हैं। ठीक, आ गई बात समझ में? ऑल राइट। अब कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं या अपनी डोमेन में कंटिन्यूअस होते हैं, जैसे कि पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन, अब पॉलिनोमियल यानी मैम ax प्लस बी, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, है ना, ये सारे होते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। आर ऑलवेज कंटिन्यूअस, आर ऑलवेज कंटिन्यूअस, ठीक है। नेक्स्ट, मॉड एक्स इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, मॉड एक्स हमेशा कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। थर्ड, साइन एक्स एंड कॉज एक्स आर ऑलवेज कंटिन्यूअस, साइन एक्स कॉज एक्स हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं। फोर्थ, टेन एक्स कॉट एक्स सेक एक्स कोसेक एक्स आर कंटिन्यूअस इन देयर डोमेन, अपनी डोमेन में कंटिन्यूअस होते हैं, हर जगह कंटिन्यूअस नहीं होते। लेकिन हमने क्या किया बताओ, हमने इसमें चालाकी की है, जिस पॉइंट पर वो डिसकंटिन्यूअस हो रहे थे ना उस पॉइंट को हम डोमेन में काउंट ही नहीं करते हैं, तो उस पॉइंट को ही हटा दिया तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया, फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चंस आपको किस तरीके से देखने को मिलते हैं? बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि कुछ इस तरीके से फंक्शन डिफाइन कर दिया जाता है, f(x) इज इक्वल्स टू x plus 1 if x is greater than equals to 1 and
एक्स स्क्वायर प्लस 3 इफ x इज लेस देन 1। और आपसे पूछा जाता है चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। क्या बोला तुमने? चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, है ना। आपसे बोल दिया जाएगा चेक कंटिन्यूटी, या ये पूछा जाता है कि एट व्हाट पॉइंट इज दिस फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। बताओ डिसकंटिन्यूअस कब होंगे, तो तुम कंटिन्यूटी चेक करोगे, जिस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस आ गया वो पॉइंट आंसर में लिख दोगे, है ना। अब कंटिन्यूटी चेक करने का मतलब क्या है? देखो हम लोग क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करते हैं। अगर मैं पूछूं बेटा x प्लस 1 क्या है, पॉलिनोमियल है, ये बात सब जानते हैं मैम, ax प्लस बी, अभी आपने 2 मिनट पहले बोला, यानी ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। और मैम 2x स्क्वायर प्लस 3 भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, यानी 1 के बाद और 1 के पहले तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस हमेशा ही होगा। भाई 1 के बाद हमारा ये फंक्शन है, सॉरी 1 के पहले और 1 के बाद हमारा ये फंक्शन है, दोनों अपने अपने में कंटिन्यूअस है। लेकिन मैम 1 पर फंक्शन बदल रहा है ना, 1 पर फंक्शन बदल रहा है। इसको कुछ इस तरीके से समझो कि 1 से पहले कोई अलग फंक्शन है, वो भी अपना कंटिन्यूअस है, 1 के बाद कोई अलग फंक्शन है, वो भी अपना कंटिन्यूअस है। तो पहले और बाद से मतलब नहीं है, 1 पर चेक कर लो, अगर कंटिन्यूअस हो गया तो कंटिन्यूअस, अगर 1 पर डिसकंटिन्यूअस हुआ तो बता देना कि 1 पर डिसकंटिन्यूअस है। आई बात समझ में? आ गई बात समझ में? तो हमेशा कंटिन्यूटी में क्वेश्चन इसी तरीके का आएगा, किसी इंटरवल में कोई दूसरा फंक्शन, वो फंक्शन है कंटिन्यूअस, लेकिन वो है किस इंटरवल में, इस पे ध्यान दो। अगले इंटरवल में कोई दूसरा फंक्शन, तो तुमको चेक किस पे करना रहेगा मैम, जहां पर इंटरवल बदल रहा है उस नंबर पर डिसकंटिन्यूटी आ सकती है, ना उसके पहले डिसकंटिन्यूटी आएगी, ना ही उसके बाद में डिसकंटिन्यूटी आएगी, जहां पे फंक्शन बदल रहा है ना। तो जब भी तुमको कंटिन्यूटी का क्वेश्चन कर रहे हो और इंटरवल दिया जाए x यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, तो जो कॉर्नर पॉइंट्स है उन पर कंटिन्यूटी चेक करनी है, जो बॉर्डर वाले पॉइंट्स है उन पर कंटिन्यूटी चेक करनी है, ठीक है। तो अब हम एट x इज इक्वल्स टू 1 कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे। तो पहले तो फंक्शन की वैल्यू बताओ x बराबर 1 पे। फंक्शन की वैल्यू है, देखो x बराबर 1, ऊपर और नीचे x बराबर 1 कहां लेंगे मैम? ऊपर, क्योंकि यहां पे दिया हुआ है कि x बराबर 1 भी हो सकता है, 1 से बड़ा या बराबर। तो x बराबर 1 पे फंक्शन की वैल्यू है 1 + 1 विच इज 2, ठीक है। फिर हम राइट हैंड लिमिट लेंगे। अब राइट हैंड लिमिट का मतलब है x की जगह रखो 1 + h, और h बहुत छोटा नंबर है, बहुत छोटा नंबर, यानी हम लिख देते हैं टेंड्स टू 0, ऑलमोस्ट टेंड्स टू 0, ठीक है। तो हमारे पास f ऑफ 1 + h आ जाएगा 1 + h + 1, यानी कि 2 + h, और मैम h टेंड्स टू 0 है, h टेंड्स टू 0 है, h टेंड्स टू 0 है, तो एक काम करो, इसको 0 लिख दो, आंसर आ गया 2, आंसर आ गया 2, ठीक है। फिर हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि x 1 से छोटा, x 1 से छोटा f ऑफ 1 - h, ठीक है, x की जगह लिखेंगे 1 - h। x 1 से छोटा कब है मैम? 2x स्क्वायर प्लस 3 पे, है ना। फंक्शन की वैल्यू क्या है? 2x स्क्वायर प्लस 3, तो f ऑफ 1 - h हो जाएगा 2 × x स्क्वायर, यानी 1 - h का होल स्क्वायर प्लस 3। ये हम लिख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, x की जगह लिख रहे हैं 1 - h, h जो है वो 0 के ऑलमोस्ट इक्वल है, तो ये आ जाएगा 2 × 1 + h स्क्वायर - 2h प्लस 3, तो 2 + 2h स्क्वायर - 4h प्लस 3। अब ये तो 0 को टेंड कर रहा है, भाई h इतना स्मॉल है कि h स्क्वायर और स्मॉल हो गया, 0, है ना। 4 × h भी 0, तो आपके पास आ गया 2 + 3 विच इज 5।
तो हमने जब कंटिन्यूटी 1 पर चेक करी तो फंक्शन की वैल्यू और राइट हैंड लिमिट तो सेम है भाई। फंक्शन की वैल्यू और राइट हैंड लिमिट जो है वो तो आ रही है आपकी 2, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है 5, यानी तीनों बराबर नहीं है, तीनों बराबर होनी चाहिए। तो इसका मतलब देयरफॉर फंक्शन इज discontinuous at x is equals to 1। 1 पर डिसकंटिन्यूटी आ रही है ना। पॉइंट भी 1 ही क्यों चेक किया, क्योंकि मैम 1 से पहले और 1 के बाद तो कंटिन्यूस फंक्शन लिखे हुए हैं दोनों। 1 पर फंक्शन बदल रहा है तो अलग ग्राफ बन जाएगा, अलग फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, आ गई बात समझ? ऑल राइट, कंटिन्यूटी में आपको पूरी जो एक्सरसाइज है या पूरे जो पीवाईक्यूज है वो इसी टाइप के दिखेंगे। एक इंटरवल के लिए फंक्शन कुछ दिया हुआ है, दूसरे इंटरवल के लिए फंक्शन कुछ दिया हुआ है ना। दोनों इंटरवल में कंटिन्यूटी चेक करनी है तो जनरली हम लोग को कॉर्नर पॉइंट्स पर कंटिन्यूटी चेक करनी होती है। लेकिन बताऊं कंटिन्यूटी में इंपॉर्टेंट क्या है? फंक्शन की वैल्यू तो निकाल सकते हैं हम, इंपॉर्टेंट है लिमिट कैलकुलेट करना। इंपॉर्टेंट क्या है? लिमिट कैलकुलेट करना। तो उसके लिए हमको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिखने आने चाहिए। हम बोलेंगे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले फॉर लिमिट। ठीक है, सबसे पहला फॉर्मूला जो है वो फॉर्मूला नहीं है, उसको हम बोल सकते हैं टेक्निक है लिमिट निकालने की, जो होता है फैक्टराइजेशन। क्या होता है? फैक्टराइजेशन। मैम ये फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है? फैक्टराइजेशन का मतलब है जैसे तुमको इस तरीके से लिमिट निकालनी है, लिमिट x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x माइनस 3 x टेंड्स टू 3। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं बोलूं कि बेटा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x को 3 रखो तो क्या बन जाएगा? मैम न्यूमरेटर में भी 0 बन रहा है और डिनोमिनेटर में भी 0 बन रहा है, और डिनोमिनेटर में 0 बनना तो बहुत बड़ा पाप है। डिनोमिनेटर में तो 0 बनना बहुत बड़ा पाप है। तो हम क्या करते हैं, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 9 को x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 लिख दिया। x माइनस 3 हमारे पास एज इट इज है, ये दोनों कैंसिल हुए, बचा x प्लस 3। अब x को 3 रखने में कोई दिक्कत नहीं है, तो x को 3 रखो, आंसर आ गया 6। ठीक है, तो पहला मेथड है फैक्टराइजेशन का, वो कैसे लगाएंगे? मैम जो फैक्टर्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 0 बन रहे हैं उनको किसी तरीके से कैंसिल आउट करो, तो वो कैंसिल आउट हो गए तो हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। ठीक है, इसी को अगर तुम 3 प्लस एच या 3 माइनस एच से करोगे तो बहुत मेहनत लगेगी, फाइनल आंसर उसमें भी आएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एच और एच कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन बेटर है कि फैक्टराइज करके कैंसिल आउट कर दो, फैक्टराइज करके कैंसिल आउट कर दो। ऑल राइट, ओके। अगला मेथड है रैशनलाइजेशन। अब रैशनलाइजेशन से समझ गए होंगे तुम, मैम रैशनलाइजेशन यानी इर्रेशनल टर्म्स इन्वॉल्व होंगे, है ना। रैशनलाइजेशन यानी इर्रेशनल टर्म्स इन्वॉल्व होंगे, जैसे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 माइनस रूट 2 अपॉन x। ठीक है, x को जब तुम 0 रखोगे, न्यूमरेटर में भी 0 बन रहा है, डिनोमिनेटर में भी 0 बन रहा है, तो जहां पे तुमको अंडर रूट दिख रहा है वहां पे करो रैशनलाइज। वहां पे क्या करना है? रैशनलाइज। तो रैशनलाइज करेंगे तो हम मैम न्यूमरेटर में अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 प्लस रूट 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, और डिनोमिनेटर में भी अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 प्लस रूट 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, न्यूमरेटर में बना a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, न्यूमरेटर में बना a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि ए स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर, √2 का स्क्वायर होता है 2। डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है x इंटू अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 प्लस √2, ये दोनों कैंसिल। और अब देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो चीज जीरो बना रही थी वो कैंसिल हो गई। अब तुम्हारे पास क्या आ गया फंक्शन, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x प्लस 2 अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 प्लस √2। ठीक है, x को 0 पुट किया, x को 0 पुट किया तो आ गया 1 अपॉन √2 प्लस √2, यानी कि 1 अपॉन 2 √2, 1 अपॉन 2 √2। ठीक है, तीसरी मेथड होती है ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगाना। अब वो फॉर्मूले में लिमिट हमको डायरेक्टली पता होती है। पहला फॉर्मूला है लिमिट fx टेंड्स टू 0 साइन ऑफ fx अपॉन fx, है ना, यानी साइन के आगे अगर 0 बन रहा है और डिनोमिनेटर में सेम एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो ये साइन 0 0 होता है, 0 अपॉन 0 बन रहा है, इसकी वैल्यू हो जाती है 1। सिमिलरली लिमिट fx टेंड्स टू 0 tan ऑफ fx अपॉन fx, ये भी हो जाता है 1, है ना। और लिमिट fx टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉज fx अपॉन f स्क्वायर x, है ना, यानी यहां लिखा हुआ है 1 माइनस कॉज एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2x का होल स्क्वायर, जो कॉस के आगे है डिनोमिनेटर में उसका स्क्वायर लिखा हुआ है, और वो दोनों 0 को टेंड कर रहे हैं, वो 0 को टेंड कर रहे हैं, इसकी वैल्यू हो जाती है 1/2। ठीक है, आई बात समझ। तो जैसे तुम्हारे पास कुछ इस तरीके से लिखा हो, तुम्हारे पास कुछ इस तरीके से लिखा हो कि इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस kx अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या है। तो तुम बोलोगे मैम 1 माइनस कॉस fx है, लेकिन डिनोमिनेटर में fx का स्क्वायर नहीं है, डिनोमिनेटर में fx का स्क्वायर नहीं है, सिर्फ x का स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, k स्क्वायर का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब इस पूरे की लिमिट तुम 1/2 बोल सकते हो, क्योंकि कॉस के आगे जो भी लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में उसका स्क्वायर हो रहा है। तो लिमिट कितनी आ जाएगी, इसकी लिमिट आ गई 1/2, के स्क्वायर तो कांस्टेंट है, के स्क्वायर तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो तुम्हारे पास ये फॉर्मूले वो है जो हमको लर्न होने चाहिए। 11th में पढ़े थे, 11th में जब लिमिट पढ़ा था तब पढ़े थे, लेकिन ये फॉर्मूले हमारी मेमोरी में होने चाहिए ताकि हम इनको अप्लाई कर पाए क्वेश्चंस में। बहुत सारे क्वेश्चंस में इनकी नीड पड़ जाती है। ऑल राइट, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है डिफरेंशिएशन एंड चेन रूल। अब डिफरेंशिएशन मैंने अलग से इसलिए बताया क्योंकि चेन रूल तो हम समझ ही लेंगे, लेकिन ये सोचने के लिए, ये टाइम देने के लिए कि एक बार चेक करो क्या हमको सारे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले आते हैं, क्या हमको सारे डिफरेंशिएशन के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आते हैं या नहीं। कायदे से तो आने चाहिए। सबसे पहला d/dx ऑफ x की पावर n, ये हो जाता है nx की पावर n-1। दूसरा d/dx ऑफ, क्या करें, लॉग और एक्सपोनेंशियल पे जाए या ट्रिग्नोमेट्री पे जाए, ट्रिग्नोमेट्री पे चले जाते हैं, साइन x, ये हो जाता है cos x। d/dx ऑफ cos x, ये हो जाता है माइनस साइन x। d/dx ऑफ tan x, ये हो जाता है sec स्क्वायर x। d/dx ऑफ cot x, ये हो जाता है माइनस कोसेक स्क्वायर x। d/dx ऑफ sec x, ये होता है sec x इंटू टेन एक्स। चेक करते जाओ कितने याद है, जितने नहीं याद है ये सारे मेमोरी में होने चाहिए। कोसेक x होता है माइनस कोसेक x
cot x. 8th, d by dx of e की पावर x होता है e की पावर x. 9th, d by dx of a की पावर x होता है a की पावर x log a. ठीक है. 10th, d by dx of log x होता है 1 upon x. 11th, d by dx of sin inverse x होता है 1 upon under root 1 minus x square. ठीक है. d by dx of cos inverse x होता है -1 upon under root 1 minus x square. d by dx of tan inverse x होता है 1 upon under root नहीं 1 upon 1 plus x square. d by dx of cot inverse x होता है -1 upon 1 plus x square. d by dx of sec inverse x होता है 1 upon mod x under root x square minus 1. और d by dx of cosec inverse x होता है -1 upon mod x under root x square minus. ठीक है. ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूले हैं किसी भी डिफरेंशिएशन को सॉल्व करने के लिए. इसके बाद हमारे पास आता है प्लस माइनस हो रहे हैं फंक्शंस, तो डिफरेंशिएशन कैसे करना है ना. 4 और फॉर्मूले आ जाएंगे. d by dx of fx प्लस gx या माइनस ये हो जाएगा d by dx of fx प्लस माइनस d by dx of gx. भाई fx में gx जुड़ रहा है तो ऐड कर दो, घट रहा है तो सब्ट्रैक्ट कर दो. ठीक है. नेक्स्ट है d by dx of fx into gx. दो फंक्शंस का प्रोडक्ट हो रहा है तो क्या हो जाता है ये d by dx of fx. gx वैसा का वैसा ही, पहले लिख दो भले ही, gx वैसा का वैसा ही d by dx of fx प्लस fx वैसा का वैसा ही d by dx of gx. है ना. और जब दो फंक्शंस का डिवीजन हो रहा है ना, कोशेंट रूल, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल, इसको बोलते हैं कोशेंट रूल, तो ये हो जाता है डिनोमिनेटर में gx का स्क्वायर gx इंटू d बाई dx ऑफ fx माइनस fx इंटू d बाई dx ऑफ. ठीक है. इन दोनों को हम यूवी फॉर्मूले की तरह भी यूज करते हैं, है ना. प्रोडक्ट रूल को लिखने का हमारा एक और तरीका क्या होता है, प्रोडक्ट रूल को हम कुछ ऐसा लिखते हैं d बाय dx u इंटू v, है ना. तो u dv बाय dx प्लस v du बाय dx, है ना. u वैसा का वैसा ही, फर्स्ट फंक्शन वैसा का वैसा ही सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड वैसा का वैसा ही फर्स्ट का डिफरेंशिएशन. इसी तरीके से u बाय v रूल को ऐसा लिखते हैं u बाय v, डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर वैसे का वैसा ही न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर वैसे का वैसा ही डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन. ऑल राइट. ठीक है. ये फॉर्मूले हम 11th में पढ़ चुके होते हैं जब हम लिमिट्स एंड डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ते हैं, तो हमारे पास ये फॉर्मूले आते हैं. अब बात ये है कि हमको पढ़ना है चेन रूल, है ना. ये फॉर्मूले तो अप्लाई करना आ गए हमको अगर अब कोई बोलेगा कि चलो बेटा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इसका डिफरेंशिएशन करो, तो तुम बोलोगे मैम सम का डिफरेंशिएशन यानी इसका अलग से डिफरेंशिएशन करो प्लस इसका अलग से डिफरेंशिएशन करो, है ना. तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x. ये तो हम लोगों को लगाने आ गए हैं फॉर्मूले. बात ये है कि अगर फंक्शन के अंदर फंक्शन दे दिया जाए तो अभी तो दो फंक्शन जुड़ रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं. अगर एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के अंदर घुसा दिया तो हम एक चीज लगाते हैं जिसको बोला जाता है चेन रूल.
अब देखो चेन रूल कैसे काम करता है, और चेन रूल की अगर प्रैक्टिस कर ली तो बस फिर डिफरेंशिएशन बहुत इजी लगेगा। चेन रूल बोलता है कि मान लो, है ना, चेन रूल बोलता है कि मान लो तुम्हारे पास एक से ज्यादा फंक्शन है, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यहां दो फंक्शन है, साइन भी है और एक्स स्क्वायर भी है, और वो जुड़ घट नहीं रहे हैं, है ना, प्लस माइनस नहीं हो रहा है। साइन के अंदर एक्स स्क्वायर है, साइन के अंदर एक्स स्क्वायर है, ठीक है। ऐसे फंक्शंस का बेसिकली कॉम्पोजिशन हो रहा है फंक्शन का, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है, तो ऐसे फंक्शन को हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? कुछ नहीं, बाहर से डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करो। बाहर से डिफरेंशिएट करना यानी पहले साइन का डिफरेंशिएशन करो, वो होता है कॉस, अंदर वाला फंक्शन वैसे का वैसा ही, इनटू अब अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो 2x। तो पहले क्या करो, गिन लो, एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर एक, कितने फंक्शंस है। सबसे पहले बाहर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो, फिर उसके अंदर वाले फंक्शन का, फिर उसके अंदर वाले फंक्शन का, है ना। जैसे तुम्हारे सामने फंक्शन दे दिया, ध्यान से देखना, 3x + 4 की पावर 5, ठीक है। अब इसमें दो फंक्शन है, एक फंक्शन है x की पावर n, और फिर दूसरा फंक्शन है 3x + 4 ax + b। बाहर वाला फंक्शन है जो सबसे बाहर है पावर 5, तो मैम x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 5 इंटू अंदर वाला फंक्शन एज इट इज की पावर 4, इसमें मल्टीप्लाई होगा 3x + 4 का डिफरेंशिएशन, 3x का डिफरेंशिएशन होता है 3, है ना, और 4 का डिफरेंशिएशन होता है 0, तो ये हो गया 15 इंटू 3x + 4 की पावर 4, है ना। चलो अगला फंक्शन दिया हुआ है log स्क्वायर नहीं ई मत लो, साइन ऑफ ई की पावर है। हाँ, अब सबसे पहले गिनो कितने फंक्शन है। चेन रूल में सबसे पहले फंक्शन गिनना रहता है। मैम सबसे पहला फंक्शन है log, ऐसा अगर तुम बोलना चाहो तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैम सबसे पहला फंक्शन है log की पावर 2, तो ये पावर 2 वाला फंक्शन सबसे पहला है ना। तो पहला फंक्शन है पावर 2, दूसरा फंक्शन है log, तीसरा फंक्शन है साइन, चौथा फंक्शन है e की पावर x। 1 2 3 4, जितने फंक्शन है बाहर से शुरू करो डिफरेंशिएट करना, और एक एक करके उतनी बार डिफरेंशिएट करना है। पावर 2 का डिफरेंशिएशन, मैम x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है 2 टाइम्स x। x क्या है मैम? अंदर वाला फंक्शन एज इट इज log ऑफ साइन e की पावर x, ठीक है। अब अगला फंक्शन है log, log का डिफरेंशिएशन होगा 1 log के अंदर जो है वो एज इट इज। अगला फंक्शन है साइन e की पावर x, साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos, अंदर वाला फंक्शन एज इट इज। अंदर वाले फंक्शन में छेड़खानी नहीं करनी है ना। और आखिरी फंक्शन है e की पावर x, इसका डिफरेंशिएशन होता है e की पावर, ठीक है। तो बाहर से शुरू करते जाओ, अंदर वाले फंक्शन वैसे के वैसे रखते जाओ और डिफरेंशिएट करते जाओ, ये होता है चेन रूल। एंड ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है डिफरेंशिएशन का, क्योंकि हर कदम में जरूरत पड़ेगी, हर कदम में जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम y बराबर x² लिख रहे हो तो डिफरेंशिएट करते हो तो यहां क्या लिखते हो? dy/dx बराबर 2x, ठीक है। अगर इसको मैंने y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो मैं लिख दूंगी dy/dy इज इक्वल्स टू x² का डिफरेंशिएशन, पहले लिखो x के रिस्पेक्ट में 2x और बाद में लिख दो dx/dy। y के रिस्पेक्ट में करना है और x के रिस्पेक्ट में करने में ये डिफरेंस है ना। जब y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो जब x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो dy/dx dy/dx सीधे सीधे कर दिया,
जब y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो dy बाई dy एक्चुअली में 1 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर को तुम बोलो कि मैम एक काम करो, पहले x के रिस्पेक्ट में करो, फिर एक dx बाई dy का मल्टीप्लीकेशन करो, फिर एक dx बाई dy का मल्टीप्लीकेशन कर दो। ठीक है, तो इसी से हमारा अगला फंक्शन आता है विच इज डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट एंड आईटीएफ। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं? जिसमें x और y में इक्वेशन, भाई अब तक तुमको इक्वेशन कुछ ऐसी दी हुई थी y बराबर एफ एक्स, तो x के फॉर्म में सीधे डिफरेंशिएट कर रहे थे। इम्प्लिसिट में y और x कंबाइन हो रहे होते हैं, जैसे कि कुछ फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन का एग्जाम्पल देखो, इम्प्लिसिट फंक्शन का एग्जाम्पल y स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल्स टू x। अब इसका डिफरेंशिएशन तुम y बराबर एफ एक्स सीधे सीधे नहीं कर सकते। ऐसे फंक्शन में जब भी डिफरेंशिएशन करना हो तो हम बोलते हैं चेन रूल लगाओ। अब चेन रूल कैसे लगाना है? ठीक है मैम, बाहर वाला फंक्शन है y स्क्वायर, अंदर वाला फंक्शन है y, तो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2y और y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाय dx। आई बात समझ में? भाई y एक दूसरा वेरिएबल है, उसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या लिखोगे? dy बाई dx। अगर t के रिस्पेक्ट में कर रहे होते तो लिखते dy बाई dt, है ना। सिमिलरली 2y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 इंटू dy बाई dx। x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 1। तो यहां से dy बाई dx कॉमन लेने पर हमारे पास आया 2y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 1, यानी कि dy बाई dx का वैल्यू आ गया 1 अपॉन 2y प्लस। ठीक है, जब भी इम्प्लिसिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करना है तो y को एक फंक्शन मान के चलो, y को एक फंक्शन मान के चलो। ठीक है, जिसका डिफरेंशिएशन होता है dy बाय dx, जिसका डिफरेंशिएशन होता है dy बाय dx। जैसे देखो साइन x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है, तुम बोलोगे मैम साइन x का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस x बराबर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2x, x इंटू वाई में लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, तो x वैसे का वैसा ही y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx प्लस y वैसा का वैसा ही x का डिफरेंशिएशन 1। भाई x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन तो 1 होता है, तो तुम्हारे पास cos x माइनस 2x माइनस y, ये आ गया x dy बाई dx के बराबर। तो dy बाई dx का वैल्यू आ गया, dy बाई dx का वैल्यू क्या आ गया मैम? cos x माइनस 2x माइनस y अपॉन x। That's our answer. That is our answer. ठीक है, इम्प्लिसिट फंक्शन में x और y साथ में दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, y को एक फंक्शन मान के डिफरेंशिएट करो, y को एक फंक्शन मानकर डिफरेंशिएट करो। ठीक है, आईटीएफ का अलग से चीज क्यों दी हुई है? आईटीएफ का डिफरेंशिएशन अलग से, भाई हमने वो 6 फॉर्मूले तो पढ़ लिए हैं, उसके अलावा भी तो आईटीएफ के फॉर्मूले होते हैं, उसके अलावा जो आईटीएफ के फॉर्मूले होते हैं उनका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे? जैसे तुमको क्वेश्चन दे दिया जाएगा y बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, चलो डिफरेंशिएट करो। चेन रूल लगाओगे तो इतना थक जाओगे कि मैं बता नहीं सकती। पहले तुम बोलोगे मैम बाहर वाला फंक्शन है साइन इनवर्स, अंदर वाला फंक्शन है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो चेन रूल के हिसाब से पहले बाहर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन इनवर्स के आगे जो भी है उसका स्क्वायर, इनटू अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, कोशंट रूल लगाओ, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, है ना। बहुत मेहनत है, लेकिन अगर तुमको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो मैंने बोला था आइडेंटिटीज याद रखनी है, कायदे से सिलेबस में नहीं है आईटीएफ में, लेकिन डिफरेंशिएशन में है ना सिलेबस में, तो अगर वो आइडेंटिटीज याद है तो तुम बोलोगे मैम ये तो लिखा हुआ है 2 टाइम्स टेन इनवर्स एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 अपॉन टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 प्लस एक्स।
2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आई बात समझ में? आ गई बात समझ में? ठीक है, तो अब समझ में आया कि आईटीएफ की आइडेंटिटीज उस टाइम मैम ने क्यों याद करवाई थी, है ना। इसी तरीके से तुमको अगर दे दिया जाए y बराबर tan इनवर्स ये, तो हमको ये पता होना चाहिए कि मैम एक्चुअली में ये लिखा हुआ है 3 tan इनवर्स x, क्योंकि चेन रूल से तो इसके डिफरेंशिएशन में बहुत मेहनत लगेगी। अब हम dy बाई डी एक्स लिख पाएंगे, वो हो जाएगा 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आ गई बात समझ? ऑल राइट, नेक्स्ट हम आते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पर। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन बेसिकली लॉग की प्रॉपर्टीज का फायदा उठाकर डिफरेंशिएशन करने का तरीका है ना। लॉग की प्रॉपर्टीज क्या होती है? लॉग की कुछ फेमस प्रॉपर्टीज लिख रही हूं मैं। नंबर 1, लॉग ऑफ m इंटू n ये हो जाता है log m प्लस log n। और ऐसा नहीं कि केवल दो नंबर्स के लिए, लॉग के आगे जितने भी फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं सब हो जाएंगे log m प्लस log n प्लस log 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 प्लस 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 हो जाएंगे। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी log ऑफ m डिवाइडेड बाय n ये हो जाएगा log m माइनस log n, यानी जो डिवाइड में होते हैं उनको log लगा के माइनस कर दो, है ना। तीसरी बहुत फेमस प्रॉपर्टी log ऑफ m की पावर n ये हो जाता है n log m। ठीक है, चौथी बहुत फेमस प्रॉपर्टी e की पावर log m ये हो जाता है m, है ना। यहां e है और यहां पे भी e होना चाहिए, ये दोनों e है तो आपके पास ये m आ जाता है। ठीक है, अब बात ये है, तुम बोलोगे मैम हमको तो लॉग ही नहीं पता कि लॉग होता क्या है ना। कुछ नहीं, लॉग का मतलब होता है, अगर तुम्हारे सामने लिखा हुआ है लॉग ऑफ 4 बेस 2, तो इसका मतलब होता है कि इस बेस की पावर में क्या चढ़ाए कि ये नंबर आ जाए। जरा बताओ, 2 की पावर में क्या चढ़ाए कि 4 आ जाए? आंसर क्या आ जाएगा? 2, है ना। 2 की पावर में क्या चढ़ाए कि 4 आ जाए? आंसर आ जाएगा 2। यानी अगर तुम्हारे पास लिखा हुआ है log ऑफ m बेस a इज इक्वल्स टू n, है ना, log ऑफ 4 बेस 2 इज इक्वल्स टू 2, इसका मतलब m हो जाएगा बेस की पावर n, 4 हो जाएगा 2 की पावर 2, तो m हो जाता है a की पावर n। तो log हम उल्टा भी कर सकते हैं, है ना, log हटा भी सकते हैं, log लगा भी सकते हैं। लॉग लगाते कैसे हैं? मैम कुछ नहीं, मान लो हमको दिया हुआ है x बराबर 2m, दोनों तरफ लॉग ले लो। क्या करो? लॉग ले लो। लॉग लेने पे हमारे पास आ जाएगा log x बराबर log 2m। ठीक है, लॉग जब हटाना रहता है तब क्या करते हैं? मैम लॉग हटाओ तो बेस को राइट हैंड साइड ले जाओ और राइट हैंड साइड वाला नंबर बेस के सर पे चढ़ा दो। लॉग हटाओ तो बेस को राइट हैंड साइड ले जाओ और राइट हैंड साइड वाला नंबर बेस के सर पे चढ़ा दो। ठीक है, अब तुम लॉग हटा सकते हो, अब तुम लॉग हटा सकते हो। अगर मैं बोलूंगी log x बेस 2 है 3 के बराबर, तो x क्या होगा? तुम बोलोगे मैम लॉग हटा तो बेस राइट हैंड साइड गया और राइट हैंड साइड वाला नंबर बेस के सर पे चढ़ गया। ठीक है ना, और दोनों तरफ लॉग ले भी सकते हैं। पर मैम इसका फायदा कहाँ आता है? इसका फायदा दो जगह पे आता है। एक, जब बहुत सारे फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। कैसे? y बराबर x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो तुम बोलोगे मैम 5 फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल 5 फंक्शन में कैसे लगेगा?
या तो पांचों को मल्टीप्लाई करो और फिर लगाओ, बहुत लंबा प्रोसेस, बहुत लंबा प्रोसेस है ना। ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, लॉग ले लेते हैं। लॉग ले लो, दोनों तरफ लॉग लेने पर यह आ जाता है लॉग वाई, और यह आ जाता है लॉग ऑफ एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 5। अब लॉग की मजेदार बात क्या है, मैम लॉग के आगे नंबर का प्रोडक्ट हो रहा है तो उनको लॉग ऑफ फर्स्ट नंबर प्लस लॉग ऑफ सेकंड नंबर प्लस लॉग ऑफ थर्ड नंबर करके लिख सकते हैं, है ना। प्रोडक्ट हो रहा है तो प्लस करके लिख सकते हैं। चलो आओ बच्चा प्लस करके लिखते हैं, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस 3 प्लस log of x plus 4 प्लस log of x plus 5। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करोगे तो यहां पे दो फंक्शन है, एक log और एक y। तो पहले बाहर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1/y, फिर y का डिफरेंशिएशन dy by dx इज इक्वल्स टू log x plus 1 का डिफरेंशिएशन 1/x plus 1, log x plus 2 का 1/x plus 2, log x plus 3 का 1/x plus 3, log x plus 4 का 1/x plus 4, log x plus 5 का 1/x plus। y को ट्रांसफर करो, dy by dx आ गया। तो जब बहुत सारे फंक्शंस मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहे होते हैं तो हमको क्या करना रहता है, लॉग ले लो। क्या करना है, लॉग ले लो। एक और जगह लॉग की मदद लगती है, जब फंक्शन की पावर में फंक्शन हो, है ना। अब बहुत सारे जीनियस बच्चे आते हैं, एकदम एकदम मैथ्स को है ना फोड़ रखा है ऐसे बच्चे आते हैं। वो बोलते हैं मैम एक काम करो, इसका डिफरेंशिएशन तो आसान है, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा x इंटू एक्स की पावर x माइनस 1, है ना। बेटा ये फॉर्मूला गलती से भी मत लगाना। x की पावर n वाला फॉर्मूला जब वैलिड होता है जब ये कांस्टेंट हो, कांस्टेंट यानी नंबर 1 2 3 4, ये x नहीं, वेरिएबल नहीं हो सकता। और यहाँ पे a की पावर x का फॉर्मूला भी नहीं चल सकता क्योंकि a की पावर x में ये कांस्टेंट होना चाहिए। ये तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल लिखा हुआ है, ये तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल लिखा हुआ है। इसमें हमने जो 17 फॉर्मूले पढ़े हैं, 16-17 फॉर्मूले पढ़े हैं, है ना, उसमें से कोई फॉर्मूला नहीं लग सकता। तो इसके लिए हम बोलते हैं लॉग ले लो। क्या करो, लॉग ले लो। लॉग लेने पे लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा लॉग y और राइट हैंड साइड हो जाएगा लॉग ऑफ x की पावर x। अब लॉग की प्रॉपर्टी इसी दिन के लिए तो पढ़ी है, लॉग ऑफ m की पावर n हो जाता है n log m। ये पावर जो है ये आगे आ जाती है, तो इसको हम लिख देंगे log ऑफ y बराबर x log। अब डिफरेंशिएट करो, तो log y का डिफरेंशिएशन 1/y इंटू dy बाई dx, और यहां पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, है ना। फर्स्ट फंक्शन वैसे का वैसा ही, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेकंड फंक्शन वैसे का वैसा ही, है ना। x से x कैंसिल हो गया तो dy बाई dx आ जाएगा, ये y राइट हैंड साइड गया, y इंटू 1 प्लस लॉग x। ठीक है, y की जगह चाहो तो लास्ट में x की पावर x लिख देना, तुम्हारी इच्छा, जैसी श्रद्धा भक्ति हो, है ना। ये तुम्हारा आंसर आ जाता है। तो लॉग के यूज दो जगह है, कहा, जब बहुत सारे फंक्शन मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहे हो, है ना, इनकी उल्टी सीधी पावर भी लगा दो 1/3 1/4 वैसा भी, या फिर वेरिएबल की पावर वेरिएबल, बेस में भी वेरिएबल पावर में भी वेरिएबल। अब आपको लॉग लेके ही डिफरेंशिएट करना है, अब आपको लॉग लेके ही डिफरेंशिएट करना है। आई बात समझ? ऑल राइट। नेक्स्ट आता है पैरामेट्रिक। पैरामेट्रिक का मतलब है कि तुमको x और y में इक्वेशन नहीं दी हुई है ना। x और y में इक्वेशन देने के बजाय तुमको x दिया हुआ है t² + 1 और y दिया हुआ है 2t + 3।
और तुमको बोल दिया दोनों को डिफरेंशिएट dy बाई dx निकालो, dy बाई dx निकालो। तो इस केस में तुम बोलते हो कि मैम dy बाई dx जो है ये हो जाएगा dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, यानी y का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो, x का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो और फिर दोनों का डिवाइड करो। ठीक है, तो पहले हम dy बाई dt निकालते हैं, ये हो जाएगा 2t का डिफरेंशिएशन 2, 3 का डिफरेंशिएशन 0। फिर हम dx बाई dt निकालते हैं, ये हो जाएगा t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, 1 का डिफरेंशिएशन 0। अब हम दोनों को डिवाइड करेंगे, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt इज इक्वल्स टू dy बाई dx इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 2t, यानी 1 बाय t, 1 बाय t। आई बात समझ, आ गई बात समझ? यानी x और y अगर कोई तीसरे वेरिएबल के फॉर्म में दिए हैं, कुछ नहीं, x का डिफरेंशिएशन उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, y का डिफरेंशिएशन उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, और फिर dy y वाला डिफरेंशिएशन अपॉन x वाला डिफरेंशिएशन। आ गया आपके पास dy बाई dx, आ गया आपके पास dy बाई dx। अब आपको कोई बोलेगा dy बाई dx बताओ, इसी क्वेश्चन में dy बाई dx बताओ y के फॉर्म में, तो तुम बोलोगे मैम t का वैल्यू निकाल लो इस इक्वेशन से, y माइनस 3 अपॉन 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा y माइनस 3 अपॉन 2, यानी कि 2 अपॉन y माइनस 3। कोई बोलेगा dy बाई dx निकालो x के फॉर्म में, तो t की वैल्यू यहां से निकाल लो, अंडर रूट ऑफ x माइनस 1, तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x माइनस 1। ठीक है, जनरली dy बाई dx जो भी वेरिएबल है उसके फॉर्म में ही निकालना सफिशिएंट रहता है। अगर बोला जाए तो ओरिजिनल इक्वेशंस को यूज कर लो, है ना। पैरामेट्रिक बहुत इजी होता है, x को गिवन वेरिएबल में डिफरेंशिएट किया, y को किया और फाइनली dy बाय dx निकाल लिया डिवाइड करके। ऑल राइट। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेकंड या फिर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड या हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब समझो, एक चीज लिखी हुई है, जैसे एक फंक्शन है fx, है ना, इसका डिफरेंशिएशन y बराबर fx, इसका ये फंक्शन लिखा हुआ है x क्यूब, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई dx f डैश x इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर। ठीक है, अब तुम्हारे पास दो नए टर्म्स आते हैं, एक है dy बाई dx का होल स्क्वायर और एक है d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब है dy बाई dx निकाला और उसको 2 बार खुद ही में मल्टीप्लाई कर दिया, 9x की पावर 4, और इसका मतलब है dy बाई dx का डिफरेंशिएशन, dy बाई dx का डिफरेंशिएशन, तो 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 6x, है ना। इसका मतलब है dy बाई dx में dy बाई dx का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो जब dy बाई dx का होल स्क्वायर लिखा है कोई चिंता नहीं, लेकिन जब d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर लिखा है तो तुमको इसका मतलब dy बाई dx का डिफरेंशिएशन करना है। इसी तरीके से d क्यूब y बाई dx क्यूब का मतलब है तुमको d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है ना। तुमको d क्यूब y बाई dx क्यूब का मतलब है d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है। ये होते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर। फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव का डेरिवेशन करो, डिफरेंशिएशन करो, है ना। सिक्स्थ ऑर्डर के लिए फिफ्थ ऑर्डर का डिफरेंशिएशन करो। जो भी ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालना है उसके लिए उसके पिछले वाले ऑर्डर का डिफरेंशिएशन करना रहता है, उसके पिछले वाले ऑर्डर का डिफरेंशिएशन करना रहता है। ठीक है, जैसे कि तुमसे कोई बोलेगा y है
साइन एक्स। तो dy बाई डी एक्स बताओ, तुम बोल दोगे मैम dy बाई डी एक्स हो जाएगा cos x। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बताओ, तो cos x का डिफरेंशिएशन, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मतलब cos x का डिफरेंशिएशन, ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स। डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब बताओ, मैम डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर यानी माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस एक्स। आई बात समझ में? आ गई बात समझ में? ठीक है, तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब समझ में आया? फर्स्ट ऑर्डर y का डिफरेंशिएशन, सेकेंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशिएशन, थर्ड ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन, ये होता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, है ना? ये होता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब मजा आती है जब पैरामेट्रिक और सेकेंड ऑर्डर मिल जाए, है ना? ओरिजिनल क्वेश्चन देखो, हमने एक क्वेश्चन अभी अभी पैरामेट्रिक में सॉल्व किया है, x बराबर टी स्क्वायर प्लस 1, y बराबर 2t प्लस 3। x बराबर टी स्क्वायर प्लस 1, y बराबर 2t प्लस 3। तो dx बाई dt आ गया था 2t और dy बाई dt आ गया था 2। तो इससे तुमने dy बाई dx निकाल लिया 1 बाई t। ठीक है, अब इसमें कोई बोलेगा कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालो, यानी डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएशन करो, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। ये किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? एक्स के रिस्पेक्ट में। तो तुम बोलोगे मैम देखो लेफ्ट हैंड साइड तो डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, राइट हैंड साइड भी डी बाई 1 बाई टी का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड तो आ गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। मैम टी का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कैसे करें? नहीं बेटा, टी का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में करो, लेकिन एक डी टी बाई डी एक्स का मल्टीप्लाई कर दो, ये दोनों कैंसिल हो गए, यानी कायदे से ये लिखी सेम ही चीज है। लेकिन हम 1 बाई टी का डिफरेंशिएशन जानते हैं टी के रिस्पेक्ट में, है ना? टी का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में ही करना है ना? तो ये हो जाएगा 1 बाई टी का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, है ना? एक्स की पावर -1 का डिफरेंशिएशन होता है -1 एक्स की पावर -2। डी टी बाई डी एक्स क्या है? मैम डी एक्स बाई डी टी है 2t, तो डी टी बाई डी एक्स इसका उल्टा हो जाएगा 1/2t। ये लिखा हुआ है 1/2t, यानी मैम दोनों मिलके बन गए -1/2t क्यूब डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स। पैरामेट्रिक में डबल डिफरेंशिएशन में हमेशा याद रखना थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत होती है। कैसे एक्स्ट्रा मेहनत होती है ये बात समझ में आई? मैम dy बाई डी एक्स तो t के फॉर्म में, अब उसको फिर से x के फॉर्म में डिफरेंशिएट कैसे करें? तो नहीं, उसको t के फॉर्म में डिफरेंशिएट करो और साथ में एक dt बाई डी एक्स का मल्टीप्लाई कर दो। इसका फॉर्मूला पता है, ये हम पहले ही कर चुके हैं, उल्टा करना है बस। आई बात समझ में? आ गई बात समझ में? ठीक है, अगेन ये सारी मेथड्स हैं डिफरेंशिएशन करने की। हम अलग अलग क्वेश्चन लेते हैं और उसमें मेथड से सीखते हैं कि डिफरेंशिएशन कैसे करना है। डिफरेंशिएशन और इनफैक्ट आगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव फिर भी कंसेप्चुअल है। इंटीग्रेशन, ये चैप्टर्स डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ये दो चैप्टर जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इनमें आपका एक्सपर्टीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके प्रैक्टिस के। जितनी प्रैक्टिस उतना एक्सपर्टीज, है ना? जितनी प्रैक्टिस उतना एक्सपर्टीज। तो मेरे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि ये आपने बस हर टाइप की मेथड देख ली है, आपको अभी इस पर जितने हो सके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इनफैक्ट एक एक हेडिंग पर कोशिश करो कि कम से कम 30 क्वेश्चन सॉल्व करो, है ना? एक एक हेडिंग पर 30 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। होमवर्क में आप चाहो तो एनसीईआरटी का चैप्टर 5 कर सकते हो, है ना? चैप्टर 5 के क्वेश्चंस जो भी है वो आप सारे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है बच्चा लोग, तो ये हमारा शॉर्ट इंट्रोडक्शन था, एक तरीके से कॉम्पैक्ट वे में डिफरेंशिएशन और कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी चैप्टर को हमने पढ़ा था। यहां पर चैप्टर कंप्लीट नहीं होता है,
आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी रहेगी इस चैप्टर को समझने के लिए, तो जितने हो सके क्वेश्चन सॉल्व करना, और कोई डाउट आए तो उसको पूछना जरूर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड डे एवरीवन।